बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद खान और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं काशिफ भी किसी तारफ का मुताज नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और आज उन इलेक्शन का आखिरी मरहला था जो मीरपुर डिवीजन में कंप्लीट हुआ है। इससे पहले मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ के 3 अजला के जो रिजल्ट थे वो अब तक पहुँचाए और उसके बाद सेकेंड फेज में जो पुंछ डिवीजन का इलेक्शन था और वहाँ पे 4 अजला थे, उनके जो नताइज थे वो अब तक हम लोगों ने पूछाए, स्टेट न्यूज़ ने पूछाए वहाँ पे पार्टी पोजीशन क्या थी। और आज इस सिलसिले का आखिरी जो डिवीजन था वो मीरपुर डिवीजन था। वहाँ पे 3 अजला हैं और उन 3 अजला के जो रिजल्ट क्या है वो आपके साथ हम थोड़ी देर में शेयर करते हैं। वहाँ पे मीरपुर के हवाले से अगर बात करें, वहाँ पे रजिस्टर्ड जो वोटर थे वो 12 लाख से ज्यादा बताए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जो चीजें शेयर हुई थी उन्होंने कहा, उसमें कहा था कि 12 लाख से ज्यादा जो रजिस्टर्ड वोटर हैं आज उन्होंने अपना जो है हक रायदाई इस्तेमाल करना था, जिसमें 6,55,000 से ज्यादा जो मर्द हजरात थे उन्होंने अपना जो है वोट कास्ट किया और इसके साथ साथ 5 लाख से ज्यादा 5,82,000 के करीब खातन का जो है वो वोट वहाँ पे रजिस्टर्ड था। अगर हम वहाँ की यूनियन काउंसिल की बात करें तो मीरपुर की जो है वो 27 यूनियन काउंसिल थी और बिम्बर की 31 और यूनियन काउंसिल जो कोटली की बताई गई थी वो 58। टोटल ये 116 यूनियन काउंसिल थी और 1083 नुमाइंदों का आज जो है वो इंतखाब हुआ है। इस सिलसिले में काशिम मीर साहब से जानेंगे, इन्होंने आज बड़ी मेहनत की और ये जो 116 यूनियन काउंसिलें हैं इनके नतायज इन्होंने इकट्ठे किए। वहाँ पे जो नुमाइंदगान है उनसे बात की, इंतजामिया है उनसे बात की। कश्मीर से बात करने से पहले मैं थोड़ा ये आपको बता दूं कि बल्दियाती इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुए हैं वो तकरीबन 32 साल बाद हुए हैं और ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जाता है कि जिन्होंने 32 साल का एक जमूत को तोड़ा और एक आम बंदे तक के जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के जरिए एक रसाई दी और आज लोगों ने पूरे आज़ाद कश्मीर को जो 10 अजला हैं वहाँ लोगों ने अपने नुमाइंदगान को मुंतखब किया अगले 4 सालों के लिए। और 32 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि उस वक्त क्या पोजीशन थी। 96 के इलेक्शन जो नहीं हुए थे वो बताया ही जा रहा था। तारीख के हवाले से अगर बात करें तो वो इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो है वो इलेक्शन को डिले कर दिया था और वो इतने डिले हुए कि 32 साल गुजर गए। आज 32 साल बाद तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो आज़ाद कश्मीर में, ये क्रेडिट उसको जाता है और तनवीर इलियास खान साहब जो इन इलेक्शन को कामयाब कराने में कामयाब हुए हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ा जो है वो जानदार रोल रहा है जो उन्होंने अपना रोल अदा किया है। काश्मीर साहब से अब जो मीरपुर डिवीजन है जो 3 अजला है वहाँ पे कोटली, बिम्बर और मीरपुर, इसके हवाले से सबसे पहले जी काशिफ साहब आपके पास जो नताइज हों वो बताएं कि क्या पोजीशन रही वहाँ पे, पार्टी पोजीशन क्या रही, टर्न आउट कितना रहा और जो एक नौजवान वहाँ पे भी कत्ल हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन नताइज पे पर आते हैं काशिफ साहब की तरफ। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर जैसे शहजाद साहब ने बता दिया कि ये तीसरा और आखिरी मरहला था बल्दियाती इलेक्शन का और यकीनन ये मौजूदा हुकूमत को इसको क्रेडिट जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे सिविल इंतजामिया है जिसमें पुलिस भी है और हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं जिन लोगों ने इंतखाबात मुनक्कद करवाए, महकमा तालीम के लोग भी थे, दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे, तो सब ने इसमें रोल प्ले किया और बिल्लाखिर तीनों डिवीजन के अंदर पुरअमन इंतखाबात जो हैं वो मुनक्कद हुए। और यकीनन इसका क्रेडिट जहाँ पे सियासी जमातों को जाता है, कारकुनान को जाता है, तो वहाँ पे 32 साल के बाद ये जो जमूत टूटा तो यकीनन उसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को जाता है। तो शहजाद साहब जो नताइज अभी मीरपुर डिवीजन के सामने आए, जिस तरह से पहले मुजफ्फराबाद डिवीजन के आए थे, हमने अवाम को वो भी दिखाए थे, उसके बाद पुंछ डिवीजन के भी दिखाए और इसके बाद अभी मीरपुर डिवीजन के जो नताइज हैं जो गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज हैं वो हम अपने जो हमारे सोर्सेज हैं फील्ड के अंदर, हमारे रिपोर्टर भी हैं तकरीबन तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, मीरपुर डिवीजन में, तो वहाँ से भी और जो दीगर जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी हमें नताइज हासिल हुए। तो मजमूई तौर पे अगर हम कहें तो मीरपुर डिवीजन में जो नताइज सामने आए उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जो उम्मीदवार हैं वो ज़िला कौंसिल में भी और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल जो कमेटीज़ हैं, तो ज़्यादातर जो उम्मीदवार जीते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। जबकि कुछ जगहों के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज
के जो लोग थे उन्होंने कुछ जगहों पे बिल्कुल क्लीन स्वीप किया है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बहुत अच्छे नताइज दिए हैं। अगर हम देखें मजमूई तौर पर बात करें मीरपुर जो ज़िला है, तो मीरपुर ज़िले के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िला कौंसिल को बआसानी जीत लिया है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर है उसको भी जीत लिया है। इसी तरह से हम अगर बात करें बिम्बर की, तो बिम्बर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जमातों से बड़ी वाज़ेह बर्तरी से आगे नजर आ रही है। जबकि जो कोटली की तरफ अगर हम देखें तो कोटली शहर के अलावा बाकी जगहों के ऊपर जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो हमें आगे नजर आ रही है। तो मिला जुला सा रुझान है। लेकिन इसके साथ शहजाद साहब मैं आपको बताऊं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, जबकि जो तहरीक लबाइक के जो लोग हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में जीतते हुए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मरतबा हमने ये देखा कि जिस तरह से जमात इस्लामी के जो लोग थे तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में ज्यादा अपने लोग खड़े किए हुए थे। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत की हुई थी। अगर हम शहजाद साहब नताइज को देखें जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के, तो मीरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो 46 जो वार्ड्स हैं उन 46 वार्ड्स में से 23 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुंतखब हुए, जबकि जो 13 लोग हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब हुए और जो 5 लोग हैं वो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी एक एक उम्मीदवार जीता है। मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो 23 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए और 13 जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के कामयाब हुए और 5 आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए। जो हमारे जो रिपोर्टर हैं मीरपुर में, तो वो बता रहे थे कि ये जो 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं इनमें से भी जो मोस्टली लोग हैं वो उनका रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, या कुछ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत की हुई थी और कुछ वो लोग थे कि जो नाराज होके तो पार्टी ने टिकट किसी और को दिया था और वो इलेक्शन लड़ रहे थे। ये तो थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात। जो अगर हम डिस्ट्रिक्ट जफराबाद की बात करें यानी कि जिला कौंसिल की बात करें, तो जिला कौंसिल में जो चेक्सवारी की जो 6 यूनियन काउंसिल हैं और 2 म्यूनसिपल कमेटियां हैं, तो म्यूनसिपल कमेटी जो चेक्सवारी है वहाँ की हम 11 वार्ड में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है और 4 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कामयाब हुए हैं। जबकि जो 6 यूनियन काउंसिल्स हैं चेक्सवारी की, उसमें से 3 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कामयाब हुए और 3 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कामयाब हुए। इसी तरह से अगर हम डडियाल की देखें तो वहाँ पे 9 यूनियन काउंसिल और 1 म्यूनसिपल कमेटी है। म्यूनसिपल कमेटी की 6 वार्ड में से 5 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए और 1 पर पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब हुआ। जबकि जो 9 यूनियन काउंसिल हैं डडियाल की, उनमें से 8 पर पीटीआई के लोग कामयाब हुए और 1 पर नून लीग कामयाब हुई। हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं शहजाद साहब, तो बड़ा वक्रा सा नतीजा है कि आज़ाद उम्मीदवार एक तरफ आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं वहीं से, और दूसरी तरफ वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह से अगर खड़ी शरीफ की बात करें मीरपुर के हल्के में, तो वहां पे 10 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनमें से पीटीआई को 8 मिली और 2 पर नून लीग के लोग कामयाब हुए। तो मजमूई तौर पे अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करें, तो मीरपुर के अंदर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का अपना जिला भी है, मीरपुर शहर में वो रहते भी हैं, उनके बेटे भी हैं चौधरी यासर सुल्तान। तो आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पे क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की या हुक्मरान जमात के जो लोग हैं उनकी मकबूलियत को कैसे देखते हैं, जब वहाँ पे चौधरी मोहम्मद सईद भी हैं मुस्लिम लीग नवाज के और दीगर लोग भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना गढ़ मानती थी मीरपुर। देखिए, जो मीरपुर शहर के जो आपने रिजल्ट बताए तो वो वाला अक्सरियत जो है वो जाहिर है तहरीक इंसाफ के पास आई है। तो चौधरी सईद साहब वहाँ पे मौजूद है। चौधरी सईद साहब के ऊपर बात करने से पहले अगर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हम बात करें तो उनके अंदर भी आपने देखा है कि वो धड़ाबंदी किस वक्त मौजूद है। आपसे थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, अभी मैं रास्ता नहीं समझ रहा मैं उनका नाम लूँ, तो बासित शख्सियत कह लें, जो भी कह लें आप, लेकिन उनके साथ जो उनका स्टाफ है वो भी इस चीज़ में मतलब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि जहाँ जहाँ वो शख्सियत वहाँ पे गई हैं और वहाँ पे जो नताज हैं वो बेहतर आए मुस्लिम लीग नून के हवाले से। अब उसमें जो मुझे जो फील हुआ कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन से मुराद कभी मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो जाहिर है शाह गुलाम कादिर साहब हैं और
उस मीरपुर डिवीजन से जो एक बासर शख्सियत कह लें वो तारिक फारूक साहब हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि मेरा वहां पे वोट बैंक ज्यादा है, और उसमें अगर शाह गुलाम कादर साहब या फारूक हैदर साहब या तारिक फारूक साहब या मुश्ताक नवाज़ बाकी जितनी भी मुस्लिम लीग उनकी लीडरशिप है, अब मैं इस सारे अरसे में उनके अंदर कोई टीम एक रोल जो होता है वो नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि अभी तक राजा फारूक हैदर साहब ने शाह गुलाम कादर साहब को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया पार्टी सदर के होने के। जाहिर है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 दफा रियासत के उस 11 साल पार्टी सदर भी रहे, 2 दफा वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं, और उन्होंने अपना आप ही मनवाना है। और आज़ाद कश्मीर बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बरादरीज़म का भी वो एक होता है। हम मजबूरी तौर पे ये शहजाद साहब कैसे राय कायम कर सकते हैं कि जो राजा फारूक हैदर है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर वो किसी और को नहीं मान रहे, जो अपनी फैन फॉलोइंग है तो वो उसको कायम करके आगे बिल्कुल वो अपनी फैन फॉलोइंग से पीछे नहीं हटने वाले, और ना मानने वाली बात है, जाहिर है पार्टी जो पॉलिसीज है वो उनको फॉलो भी बाजार तो डिसिप्लिन की जाहिर सी बात है पासदारी करते हैं। तो इस हवाले से चौधरी सईद साहब की अगर बात करें तो वो उनको जो उनका रिजल्ट बुरा नहीं आया, 13 सीटें उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जीती। बिल्कुल, लेकिन जो शहर के अंदर की जो सीट्स हैं, जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। उसमें तहरीक इंसाफ पार्टी कहाँ गायब हो गई मीरपुर शहर के अंदर? पीपल पार्टी का जो असल जो मेरे नजदीक वो गढ़ है वो कोटली है। कोटली शहर की अगर बात करें तो वहाँ जो है वो उसको शिकस्त हुई है। अब उसमें देखे ना कि पीपल पार्टी एक तरफ ये नारा लगा रही होती है कि वो जमहूरियत पसंद है, और आज खैर से जो चौधरी यासीन साहब हैं इस वक्त वो पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, और आज उनके जो दूसरे बेटे हैं वो डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से जो इलेक्शन जीत के सामने आए हैं, इससे पहले जो बेटे हैं वो मेंबर असेंबली हैं। खुद चौधरी साहब को आज तक किसी को मौका नहीं दिया, तो फिर जमहूरियत नहीं है। तो उसी हवाले से लोगों ने कहीं ना कहीं तो रिएक्शन दिखाना होता है कि इस पार्टी की पोजीशन ये है कि एक ही घराने से जो वालिद हैं, फिर उनके 2 बेटे हैं, आज वो मुंतखब होके सामने आ चुके हैं। तो बाकी जो आम वोटर हैं जो जिसने पार्टी के लिए टाइम साहब हम कोटली की तरफ भी आते हैं, लेकिन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट को अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है शहर समेत जी, और मुस्लिम लीग नून ने शहर के अंदर बड़ा वाज़ेह अपना मार्जिन लिया है, 13 उन्होंने वार्ड वहां से जीत भी ली है। लेकिन अगर हम चकसवारी को देखते हैं जहाँ से चौधरी मजीद साहब हैं जी, उनके फर्जंद चौधरी कासिम मजीद जीते भी हैं, वहां से तो वो 11 वार्ड में से पीपल्स पार्टी जो है वो 7 जीत रही है और 4 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है। इसका मतलब ये है कि चौधरी मजीद और उनके जो बेटे हैं वो अभी तक उन्होंने काम किया है वहाँ पे, अभी तक वो चकसवारी के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा ही हालांकि चौधरी जो मजीद साहब हैं वो उनकी सेहत भी आपको पता है कि इजाजत नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनका साथ दिया है। ज़ाहिर है वो लोगों तक उनकी रसाई होगी, गए होंगे वार्ड और लोगों के साथ मिले होंगे, और तभी ये नतीजे सामने आए। शहजाद साहब अब हम बिम्बर की तरफ आते हैं। बिम्बर बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। देखें एक तो स्पीकर अनवर अल हक है बिल्कुल, और जट्टा दे लीडर भी हैं, कह सकते हैं आप इनको सही है। दूसरी तरफ देखें तो वहां से चौधरी तारिक फारूक है जी, और चौधरी तारिक फारूक साहब आपको पता है ट्विटर पे बड़ा एक्टिव होते हैं। बिल्कुल एक्टिव भी हैं, और इनकी आपस में भी बड़ी टसल है, सियासी टसल भी कह लें, खानदानी टसल, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला है। बिल्कुल इसमें अच्छा बिम्बर के नताइज पे आते हैं जी। यहाँ पे नाजरीन 11 यूनियन काउंसिल्स हैं और एक म्यूनिसिपल कमेटी है, और म्यूनिसिपल कमेटी की 8 वार्ड्स हैं, और 8 वार्ड्स में से 4 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कामयाब हुए और 4 पर मुस्लिम लीग नवाज के लोग कामयाब हुए हैं। इसका मतलब टक्कर बराबर की है शहजाद साहब। बिल्कुल वहाँ पे टक्कर जो नताज आए हैं उसके बाद ये कह सकते हैं कि टक्कर बिल्कुल बराबर। म्यूनिसिपल कमेटी में तो बराबर हो गया मामला, तारिक फारूक साहब और अनवर अल हक साहब एक दूसरे के नक और नक खड़े हैं, बराबरी पे खड़े हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इनकी जो 11 जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें से 6 पीटीआई जीती है और 4 नून लीग और 1 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। इसका मतलब है कि जिला आजाद उम्मीदवार अगर नहीं भी मिलता इनके साथ तो फिर भी पीटीआई वहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन में, 11 या 12 बता रहे हैं उसमें से 6 उनकी आ गई। अगर हम डिटेल में देखें तो जो बिम्बर का जो स्मानी का हल्का है वहां से 10 यूनियन काउंसिल है और 1 टाउन कमेटी है। टाउन की 2 वार्ड में से 1 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ और दूसरी वार्ड पर जो उम्मीदवारों का जो मुकाबला है वो बराबर करार पाया है जी। ये तो हो गया उसका स्मानी की टाउन कमेटी का सही। और इसी तरह से बिम्बर में जो टोटल जो 10 यूनियन काउंसिल है उनमें से 7 के नताज आए। 7 के नताज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 लिए हैं, नून लीग
1 और 3 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जबकि जो बरनाला का जो हल्का है वहां पे जिला कौंसिल और टाउन कमेटियों में भी पीटीआई एक नहीं जीत सकी। इसका मतलब बरनाला में तो पीटीआई खत्म हो गई, बिल्कुल हुक्मरान जमात, और वहां से मुस्लिम लीग नवाज ने वाज़ेह बढ़तरी ली है। इसका मतलब ये हुआ कि बरनाला में नून लीग आगे चली गई जी, और बाकी जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बराबर रही या जीत की। तो ओवरऑल जो लग ये रहा है कि नाजरीन के बिम्बर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी जिला कौंसिल भी बना लेगी और कमेटियां वगैरह भी बना लेगी। टक्कर तो खैर चौधरी तारिक फारूक के ऊपर भी आते हैं, चूंकि एक बंदा और है जो ट्विटर पे बड़ा एक्टिव होता है, नाम बताएं उसको फिर में कुछ। वो मुश्ताक मिनास है, हमारे पुराने दोस्त और साथी, और वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे पिछले अरसे में। लेकिन जब बाप के हमने नताइज देखे तो उनका सफाया हो गया, कोई एक सीट भी नहीं है। एक सीट है उनके पास, बाकी तो मुकम्मल सफाया है वहाँ पे, जाहिर है वहाँ पे प्राइवेट भी हैं। उनकी भी देखे ना, जो ट्विटर पे आपने बात की, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि किसी से कोई चीज छुप नहीं सकती। तो उनकी भी मेरे ख्याल से जो साबिक सदर है मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपस में इतनी कोई दरमियान दोस्ती हो गई थी जब वज़ीर-ए-आज़म थे, अब वो जो है फिर खास हो गए थे। खास चलिए जी, मुश्ताक साहब के लिए जी भी हमारे बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात, और तारिक फारूक साहब के लिए भी उन्होंने बड़ा मुकाबला किया और अनवार अल हक साहब ने ये साहब की जंग में आगे गए। और तारिक फारूक साहब के यकीनन आप लोग ट्विटर के ऊपर उनकी शेर व शायरी से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कोटली की तरफ। कोटली के जो नताइज है कि हमारे सीनियर साफी दोस्त हैं, जम्मू कश्मीर अखबार के एडिटर भी हैं, अपना उनका द कोटलियन उनका अखबार भी है, फ्रीडम पोस्ट भी, तो उनके जरिए से हमने ये नताइज जो है वो हासिल किए हैं, जो अतमी नताइज हैं। सरा साहब, जो जिला कौंसिल कोटली है उसकी मजमूई तौर पे उसमें 58 जो है वो जी बिल्कुल यूनियन काउंसिल है। 58 में से 23 जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जीत ली। इसका मतलब ये है कि वाज़ेह सबसे बड़ी जमात वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आई है जिसने ज्यादा सीटें जीती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने भी 15 ली हैं, नून लीग ने भी 15 ली हैं और 4 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। तो अगर हम देखें तो ये तो फिर गड़बड़ होगी। देखिए उसमें जो 58 में से 23 आप बता रहे हैं पीटीआई की, लेकिन बाकी जो 15 है, लेकिन ये यूनियन काउंसिल के हिसाब से है ना। ओवरऑल तो ठीक है, पीडीएम या मुस्लिम लीग नून या पीटीआई आगे, पीपल पार्टी आगे, लेकिन ये यूनियन काउंसिल वाइज जब देखेंगे तो वहां जाके जब टक्कर होगी कि किसने उसकी पोजीशन क्या होगी। वो चेयरमैन जिला काउंसिल का जब इलेक्शन होगा तो ये 15 पीपल्स पार्टी और 15 नून लीग, ये तो 30 हो जाएंगी और 23 रह जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आजाद हैं, 4 को मिला भी ले तो ये 27 तक जाएंगे। इसका मतलब है अगर पीडीएम वहां पे बन गई और इत्तेहाद हो गया, जो पूरे आजाद कश्मीर में हमें नजर भी आया, तो फिर तो वहां पे पीडीएम आगे निकल जाएगा जिला काउंसिल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें जो हल्का जो राजमहल है कोटली का, वहां पे 10 कुल यूनियन काउंसिल्स थी, जिनमें से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 पीपल्स पार्टी, 5 तहरीक इंसाफ आ रही है, 2 आजाद और 2 आजाद आ रही है। अच्छा, जो नकियाल का है, नकियाल का बड़ा दिलचस्प रिजल्ट है कि वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 1 ले सकी है 9 में से, और 4 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और 4 में नून लीग कामयाब हुई। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो नकियाल है, जो 2 सीटें थी वहां पे, उसमें नून लीग कामयाब हुई। ये अभी हम जिला काउंसिल में शहजाद साहब, नकियाल की बात कर रहा हूँ, मैं नकियाल जिला काउंसिल में हूँ, अभी म्यूनिसिपल कमेटीज में अभी जाएंगे इसके बाद। तो ये जिला काउंसिल में इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 ले ली और 1 वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो वहां पे यकीनन जो राज होगा वहां पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा। जो सिटी का हल्का है वहां पे 6 जो है वो यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 1 पर नून लीग और 1 पर आजाद कामयाब हुए। तो मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें नजर आई है कि पीपल्स पार्टी सबसे आगे है और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिला के तो ये अक्सरियत में नजर आ रही है, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत में। इसी तरह से सेंसा के हल्के में मजमूई तौर पे 11 यूनियन काउंसिल्स हैं। सही है। उनमें से नून लीग ने सबसे ज्यादा 3 जीती, नून लीग ने 3 जीती हैं, पीपल्स पार्टी ने 1 जीती है और सेंसा से 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। इसका मतलब है कि सेंसा चौधरी नसीर साहब से गया और इखलाक साहब मार गए सेंसा। बिल्कुल।
वैसे दोनों में भी एक हमारे एक दोस्त हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शहजाद साहब, ये चौधरी राजा नसीर साहब और चौधरी अखलाक साहब, क्या कहेंगे, जोड़ तो वैसे जबरदस्त है। दोनों अल्लाह की मेहरबानी से उस अल्लाह के मतलब कह सकते हैं ये लीडर है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लोगों के मुतखिब लोग हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा, हम आगे आते हैं चड़ोई में। चड़ोई बड़ा दिलचस्प है जी। चौधरी यासीन साहब वहां पे राज करते हैं। सिटी का जो हल्का है वहां से भी वो जीते हुए हैं। तो सिटी के हल्के में तो पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई, इसका मतलब है चौधरी यासीन साहब की अब भी लोग वहां पे सुन रहे हैं, उनके पास अक्सरियत है। और चड़ोई में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 जीत गई है और नून लीग ने 4 जीती हैं और 1 पीटीआई ने। तो 10 में से आप कह लें कि 9 सीटें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ले गई है चड़ोई में से। और इसी तरह से अगर हम खुरट्टा में, हमारे जो नवीद चौधरी साहब का भी हल्का है और वहां से मशीर इतलात हैं रफीक नैयर साहब, ये भी खुरट्टा से हैं और अंसर अब्दाली भी खुरट्टा से हैं, वजीर सेहत है। तो उनके रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं। 12 में से 7 तो ये जीत चुके हैं यूनियन काउंसिल। तहरीक इंसाफ 2 पर पीपल्स पार्टी और 2 पर नून लीग कामयाब हुई और एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। तो हम अगर देखें तो इसका मतलब है कि चड़ोई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपटीशन नहीं दे सकी है जी, बल्कि वहां पे मुस्लिम लीग नून ने कंपटीशन दिया, या मे भी शायद इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट्स भी की होती हैं। कुछ जगहों पे वो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ पे ये, वरना ये इस तरह के नताइज ना है। तो मजमूई तौर पे देखें नाज़रीन, तो कोटली की 58 जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 जीती और सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है। और 15 पीपल्स पार्टी के पास, 15 नून लीग के पास और 4 आजाद उम्मीदवार जीते हैं। तो कोटली की जो म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, जिस तरह से चड़ोई है, चड़ोई में की 2 वार्ड है, एक में नून लीग जीती और एक पे आजाद उम्मीदवार जीता है। इसी तरह से जो टाउन कमेटी खुरट्टा है उसमें टोटल 4 वार्ड हैं और 1 आजाद और 2 नून लीग ने जीते हैं और 1 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। इसी तरह से म्यूनिसिपल कमेटी जो सिकंदराबाद है उसमें टोटल 2 वार्ड हैं और दोनों नून लीग ने जीत ली हैं। सही। म्यूनिसिपल कमेटी जो चड़ोई है उसकी टोटल 2 वार्ड हैं और 1 पर आजाद और 1 पर नून लीग कामयाब हुई। और जो म्यूनिसिपल कमेटी सेसा है इसकी टोटल 3 वार्ड है और यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 1 बंदा कामयाब हुआ है। बड़ी बात है। और 2 पीटीआई के लोग कामयाब हुए। उसी पर बात करना चाह रहा था, लेकिन आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ आए हैं, बात कंप्लीट है। आप अपनी बात कंप्लीट करें तो फिर हम रियासती जमात, जो एक वक्त में आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर भी शहजाद साहब बात करते हैं। लेकिन एक और रियासती जमात भी है जिसका आप जिक्र नहीं करेंगे, मैं कर लूंगा उसका, वो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के क्या उम्मीदवार थे ये बता कर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। ये जो आपके पास भी नताइज है, ये क्या कंप्लीट हो गए? ये नताइज कंप्लीट हो गए। और नाज़रीन में एक दफा फिर रिपीट कर लूं कि जो कोटली डिस्ट्रिक्ट के जो नताइज आए उनमें से 58 यूनियन काउंसिल्स में से 23 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी ली उम्मीदवारों ने, 15 पर पीपल्स पार्टी, 15 पर नून लीग और 4 पर आजाद। इसी तरह से जो म्यूनिसिपल कमेटीज का हमने बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी जो चड़ोई है वहाँ पर 1 नून लीग और 1 आजाद। इसी तरह से जो खुरट्टा है वहाँ पर नून लीग ने वाज़ेह अक्सरियत ली है और 1 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर आजाद, 1 पर पीटीआई और 1 पर जो आजाद कामयाब हुए। इसी तरह से जो सिकंदराबाद है वहाँ पर नून लीग ने दोनों की दोनों सीटें जीत ली हैं और चड़ोई में 1 पर आजाद और 1 पर पीपल्स पार्टी। और आखिरी जो सेसा किया वो पीटीआई के नाम रहे, 3 में से 2 उन्होंने जीत ली, 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। आप कुछ कह रहे थे रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वैसे तो बड़ा डंका था सरदार सिकंदर याद मरहूम, आखिर में भी नून लीग से बगावत करके चले गए थे। और मेरा ख्याल है फारूक सिकंदर साहब आजकल किस पार्टी में है? एक नून में ही है, वो उन्हें कहाँ जाना है। देखिए, जो सिकंदर साहब की बात की, मेरा नहीं ख्याल अभी उनके ऊपर बात करनी चाहिए। बुजुर्ग शख्सियत थे, आजाद की की बड़ी से तनकीद नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं दुनिया से चले गए। लेकिन ज़ाहिर है आखिरी लम्हे में वो जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गए और शायद उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा जिंदगी का जो आखिरी दौर हो तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ही वो चले गए। लेकिन फारूक सिकंदर याद जो बेटे हैं फारूक सिकंदर, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी उस तरह, तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया था कि मेरी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है कि मैं जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कंटिन्यू करूँगा, बल्कि मैंने इस जमात को
खैराबाद कहना है कि वालिद साहब का फैसला था तो मैंने उनके फैसले को माना है। तो रियासती जमात की अगर बात हम करें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सिर्फ जो हमारा हल्का है, हल्का धीरकोट, दिलाबाग हल्का, गरबीबाग, वहाँ पे जो उनकी पोजीशन है, मुजफ्फराबाद में कुछ सीटें उन्होंने ली हैं, बाकी तो मुकम्मल सफा है, ये हो गया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हम कह लें कि वो धीरकोट तक की जमात है और मुजफ्फराबाद में भी उनके रूट्स हैं, खासकर वो खावड़ा वाले हल्के में। बस शहर से भी कुछ उन्होंने वार्ड्स, एक दो वार्ड लोकल वार्ड जीती हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। एक दो नहीं, तो 5-6 वार्ड जीती हैं, 4 हैं या 3 है, इस तरह कुछ इतनी जीती हैं। नताज तो जो दूसरी रियासती जमात का जिक्र आप कर रहे थे, वो कौन सी थी? उसमें भी देखे ना कि जो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी की बात कर रहा था मैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सरदार खालिद इब्राहिम साहब थे, उन्होंने बड़ी उसूल की सियासत की और अपनी किसी बात पे वो हम एक दिन पहले ही बैठ के बात कर रहे थे, तरदीद नहीं जारी करते थे। अगर कोई उनकी ज़ात की वजह से बात करे, सियासत की वजह से बात करे, तो वो तरदीद नहीं जारी करते थे। लेकिन जब उनकी पार्टी को, मैं उसको ये कहूँगा, जब हाईजैक किया गया उनकी वफात के बाद, तो आज ठीक है, उनने जो है वो रावलाकोट टाउन का जो एरिया है वहाँ पर उनकी अच्छी खासी नशिस्तें भी आई हैं सामने, लेकिन वो भी एक जिला की हद तक कह लें या टाउन के एरिया की हद तक कह लें कि वहाँ तक ही महदूद होकर रह गए। बाकी जो आज़ाद कश्मीर के 10 अजला है, 10 में से एक अजला तो चले किसी न किसी हवाले से बात कर सकते हैं, बाकी 9 अजला में आपके सामने नताज नहीं है, उनके हक में नहीं है, उनकी पार्टी उम्मीदवार ही नहीं थी। और यही हालांकि मलिक नवाज साहब इस वक्त तक फैसला नहीं कर सके कि उनने कौन सी सियासी जमात जो है वो ज्वाइन करनी है। हालांकि पिछले दिनों जब वो लंदन में थे, उन्होंने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की और बात चीज़ें उन्होंने तय की हैं वहाँ पे, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे थे कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करेंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। इसी तरीके से शफीक जलाल साहब जो अभी पार्टी प्रेसिडेंट है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, तो उनका भी सारे इलेक्शन में हमें कोई रोल नजर नहीं आया है। और जो अपना उनका आबाई हल्का है, वहाँ से भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कैंडिडेट कुछ इस तरीके से सामने आया हो या उसने इलेक्शन लड़ा हो। तो ये दो जो हमारी रियासती जमातें हैं, इनका हाल तो आपके सामने है। बाकी लेकिन ये रियासती जमातें जब किसी दूसरी गैर रियासती जमातों की अगर बात करें कि जिससे बकौल उनके कि ये गैर रियासती जमातें, जब अतात की बात आती है, जब सियासत की इस हवाले से बात आती है, जब उनको कोई मफादात या मफाद नजर आता है, तो वहां पे रियासती गैर रियासती का चक्कर खत्म हो जाता है। अभी मैं आपको रियासती जमात जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है एक मुख्तसर सा बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने रावलाकोट के अंदर बड़ा भरपूर इंतखाब लड़ा। मेंबर असेंबली है सरदार हसन इब्राहिम जो इस पार्टी के सदर भी हैं। तो वहाँ पे टाउन कमेटी के जो रिजल्ट आए, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो रिजल्ट आए रावलाकोट के, उसमें उसे उन्होंने 7 नशिस्तें जीती हैं। सही। और तकरीबन 7 ही नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जीती हैं, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, तो 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट का मेयर बनाना है तो वहां पे उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इताअत करना पड़ेगा। तो ये इनका जो इताअत था, इलेक्शन के दौरान भी कुछ गैर एलानिया सा इताअत जरूर था। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ वो खासा चलते थे। जब सरदार क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म बने तो वो फिर भी इतादी थे, उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन जब सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बने तो वो इताअत से उठ के अपोजिशन में चले गए और वो अब अपोजिशन का हिस्सा है। जो अपोजिशन की जमातें हैं वहाँ पे सरदार हसन इब्राहिम बैठते भी हैं। और अभी अगर उन्हें मेयरशिप रावलाकोट लेनी है तो मेरा ख्याल है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 लोग हैं उनसे सपोर्ट चाहिए होगी। मुश्किल लग रहा है वैसे रावलाकोट में जो मेयरशिप है, सही, तो वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास जाए। कोशिशें काफ़ी जारी हैं, लेकिन लग ये रहा है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के तो अपना मेयर ले देंगे। तो नाज़रीन को हम एक दफ़ा फिर मुख्तसरन जो मीरपुर डिवीजन के जो नताइज हैं वो स्टेट व्यूज़ डिजिटल मीडिया का जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसकी लाइव ट्रांसमिशन में दिखा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद खान जो इस मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। और हमें जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं वो राजा सुबान इफ्तिखार है। तो ये जो नताइज हैं, अगर हम इसका बात करें ओवरऑल, तो मीरपुर डिवीजन के जो नताइज आए तो मीरपुर शहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बासानी जीत ली है, अपना मेयर बना लेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है वहाँ पे भी बासानी बना लेंगे। लेकिन जो मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं तो वहाँ पे कुछ जगहों के ऊपर पीपल्स पार्टी आ रही है, कुछ पे नून लीग भी आ रही है, लेकिन अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मीरपुर शहर में अगर मेयरशिप की बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो उसकी 46 वार्ड में से 23 पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कामयाब हुए, 13 पर मुस्लिम लीग नवाज के लोग कामयाब हुए और 5 आज़ाद, 1 पीपल्स पार्टी और 1 पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। मीरपुर शहर में भी 1 पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिंदा है शहजाद साहब। और इसी तरह से अगर हम बिम्बर की बात करें तो बिम्बर की जो म्यूनिसिपल कमेटी है वहां पर 8 वार्ड में से 4 पीटीआई और 4 पर नून लीग कामयाब हुई, जबकि 11 जो यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें से पीटीआई को 6 मिली है और 4 पर नून लीग जो है वो कामयाब हुई और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। इसी तरह से जो कोटली की हमने बात की तो कोटली की 58 यूनियन काउंसिल में से 23 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कामयाब हुए, 15 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 15 पर मुस्लिम लीग नवाज के और 4 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तो सुभान साहब हमें बताएंगे कि अगर देखने वालों की तरफ से कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आपसे सुभान साहब जब तक देखते हैं तो आज डुडियाल में कत्ल भी हुआ है और इंसानी जान का ज़िया, लेकिन इसमें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो बताया गया है कि ये जो आज का कत्ल है इसमें सियासी कत्ल या इलेक्शन के हवाले से नहीं कि बल्कि एक खानदान की कत्ल थी उसके हवाले से आपके पास भी रिपोर्ट मौजूद है। और डुडियाल खटियार की जगह है वहाँ पे ये कत्ल हुआ। तो किसी घर में हुआ। मेरी कमिश्नर मीरपुर से भी बात हुई, जो चौधरी शौकत है उनसे भी और पुलिस से भी बात हुई, तो उनका मौकफ ये है कि ये इलेक्शन के दौरान का कोई कत्ल नहीं है, बल्कि ये साला और बहनोई थे। जो कातिल है वो एक ही फैमिली थी और जो कातिल है उसने अपने साले को कत्ल किया जो साबका साला था। कुछ दिन पहले जो कातिल है उसकी बहन को तलाक दी उसने, उनका को आपसी रंजिश थी और मौके से फायदा उठाया और उसने मर्डर कर दिया। तो वैसे तो हम जो लवाहिकीन हैं उनसे इज़हारे ताज़ियत करते हैं। सर क्वेश्चन है कि इख्तियारात के उसूल के लिए क्या नौ मुंतखब उम्मीदवारान को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? देखें ये बड़ा बरवक्त सवाल है। सवाल किसने किया? सैयद फैसल शाह का ये सवाल है। फैसल शाह साहब, फैसल शाह साहब आप और बहुत से और लोग जो हैं वो बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं कि क्या इख्तियार मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो हुकूमत है वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने आउट ऑफ द वे एक बल्दियाती इलेक्शन के लिए रास्ता निकाला। तकरीबन 1.5 अरब रुपए के करीब के जो फंड्स थे वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किए, मुकम्मल मावनत थी, तमाम जो सरकारी मशीनरी थी उसकी सपोर्ट भी दी और पूरी अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, मरकज से शुरू में सिक्योरिटी न मिलने के बावजूद उन्होंने इंतखाबात यकीनी बनाए और जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात हुए तो वो बगैर मरकज की या किसी सूबे की सिक्योरिटी के हुए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट सीरियस थी। जब इस हवाले से मेरी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से बात हुई तो मेरे साथ भी और इसके अलावा दीगर मीडिया टॉक्स के अंदर भी वो ये कह रहे हैं कि हम जो वादा करते हैं वो हम उसको पूरा करते हैं। तो वो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हम न सिर्फ जो बल्दियाती इंतखाबात में जो जीत के जो लोग सामने आ रहे हैं और जो दीगर लोग जो मुंतखब होंगे अभी चूंकि हर जगह से हर यूनियन काउंसिल से यूथ का भी एक मेंबर आएगा, इसी तरह से खवातीन में से भी एक मेंबर आएगी, तो उनका इंतखाब भी होगा। तो वो कह रहे हैं कि हम जितने भी ये लोग हैं इन सब को न सिर्फ फंड्स देंगे बल्कि इनको इख्तियार के अंदर इख्तियार भी देंगे। तो लोग, मेरा ख्याल है कि ये शुरू में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मेरा ख्याल है कुछ छोटा मोटा फंड्स के अंदर, लेकिन ये है कि फंड्स मिल जाएंगे, एक तरीकाकार बनेगा। बहुत सी जगहों के ऊपर दफातर नहीं बने हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्टाफ नहीं है। तो इस हवाले से जो महकमा लोकल गवर्नमेंट है जिसके सेक्रेटरी शाहिद मोहिउद्दीन है, शाहिद मोहिउद्दीन साहब बड़े जबरदस्त ब्यूरोक्रेट है। 1.5 अरब रुपए के करीब का उन्होंने गवर्नमेंट को एक तकरीबन 3 हफ्ते कबल एक उन्होंने लेटर लिखा था और उसमें एक समरी थी कि जिसमें उन्होंने इन दफातर की जरूरियात, स्टाफ की जरूरियात पूरी करने के लिए गवर्नमेंट से फंड मांगा था। सर सरदार अबरार सगीर साहब का सवाल है कि क्या बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकॉनमी में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कितना बड़ा और अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं? देखिए, जो ये बेसिकली जो बल्दियाती जो नुमाइंदे आएंगे, ये जो वजारत है लोकल गवर्नमेंट उसके अंडर आएंगे। वजारत लोकल गवर्नमेंट और देत रखी जिसे कहते हैं। इसका जो बजट है तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए का बजट है और ये जो जितनी भी छोटी राब्ता सड़कें हैं, रास्ते हैं, छोटे ये पुलियां बनती हैं, इसी तरह से पानी के छोटे छोटे मनसूबे हैं, तो ये सारे देत रखी के अंदर आते हैं। ये जिसमें वाटर पंप, ये सारी चीज़ें जो MLAs दिया करते थे किसी टाइम में।
तो ये सारी इसके अंडर आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक खूबसूरत निज़ाम बनेगा कि यूनियन काउंसिल के अंदर जो बैठा हुआ मुंतखब नुमाइंदा है और जो दीगर मेम्बरान हैं वो अपनी अपनी जगह पे पैरा भी देंगे कि कौन से महल्ले की ज़रूरत ज़्यादा है, किस जगह की ज़रूरत ज़्यादा है, तो हम उसकी ज़रूरियात को पूरी करें। तो एक कोऑर्डिनेशन भी होगी यकीनन यूनियन काउंसिल से तहसील में, तहसील से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन में और डिवीजन से फिर डायरेक्टरेट और सेक्रेटेरिएट तक चीज़ें जाएंगी और फिर उसको मिनिस्ट्रीज देखेंगी, जो मिनिस्टर है वो देखेंगे, फिर वज़ीर आज़म तक भी चीज़ें जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सेटअप है कि जिसमें आम लोगों को न सिर्फ मुंतखबों के आगे आने का मौका मिल रहा है, एक सियासी तौर पे आगे आने का मिल रहा है, बल्कि जो गवर्नमेंट का जो निज़ाम है उसको समझने में भी मदद मिलेगी। मेरा ख्याल है कि ये जो उनका सवाल है कि ये बिल्कुल एतमाद रखें, इसमें लोग पीछा भी करेंगे, जो लोग मुंतखब होते हैं लोग भी उनका पीछा करते हैं और वो भी आगे वालों का पीछा करें। सर कह रहे हैं कि इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि मजमूई तौर पर जब आज़ाद कश्मीर के तनाज़ुर में बात की जाए तो किस जमात ने ये पूरे इलेक्शन जीते हैं, यानी कि तीन मरहलों के इलेक्शन? देखें, अगर मजमूई तौर पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक, जो वोट मिला है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। आज मैं दुनिया अखबार की एक रिपोर्ट डिटेल से पढ़ रहा था, तो जिसमें उन्होंने वोट का भी जिक्र किया हुआ है कि टोटल जो वोट कास्ट हुए मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में, सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई के लोगों को पड़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो जब मुजफ्फराबाद के जो नताइज आए तो उसमें अटियावाला और जो नीलम है, 3 डिस्ट्रिक्ट में से, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी से जीती है। तो डिवीजन में 2 अजला में वो जीत गए। इसी तरह से जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिजल्ट बड़ा अच्छा था, तो लग भी रहा है कि वो अपना आराम से मेयर भी बना लेंगे मुजफ्फराबाद का, और इसी तरह से जो जिला कौंसिल है वो वहाँ पे भी बना लेंगे। इसी तरह से हम पूंछ की बात करें तो पूंछ में हवेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुस्लिम लीग नवाज ने बासानी जीता है। चौधरी मोहम्मद नसीर साहब की बड़ी कारकर्दगी है वहाँ पे। इसी तरह से जो पूंछ डिवीजन है तो वहाँ पे मिला जुला रुझान रहा है, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अक्सर वहाँ पे अक्सरियत में है, उनके नताइज काफ़ी बेहतर आए। लेकिन सुधनौती भी वन वे गया है, और इसी तरह से जो बाग है तो वो भी पीटीआई ने जीता है। तो 4 में से वहाँ पे भी 2 इन्होंने जीते हैं और 2 पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जीते हैं। हम देखें तो जो नताइज नज़र आ रहे हैं तो इसमें से अगर 7 डिस्ट्रिक्ट थे पुंछ के और मुजफ्फराबाद के, तो उसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पे कामयाब रही है, और 3 में जो मुतहदा अपोजिशन है वो कामयाब नजर आई है। और आज जो हम नताइज जो देख रहे हैं तो इसमें भी मीरपुर डिवीजन के अंदर और भिम्बर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। यानी कि अगर हम 10 डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो 10 में से 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाआसानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जीत लिए हैं, और जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मिला जुला रुझान रहा। वहाँ पे जीते तो खैर किसी पीपल्स पार्टी या नून लीग ने अलहदगी में तो नहीं जीते हैं, लेकिन दोनों जब जीत के तो आपस पे सीटें मिला लेते हैं, एताद करते हैं, तो उसमें वो कामयाब रहते हैं। शहजाद साहब से कोई सवाल हो? जी बिल्कुल, सवाल भी बेशक करें। और देखिए, ये जो सिलसिला है जैसे आप पहले जिक्र कर चुके हैं, 32 साल बाद 31-32 साल लगे इस प्रोसेस को वापस दोबारा शुरू करने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस इलेक्शन का कंप्लीट हुआ है। और इसमें जितने भी जो भी नताइज मीरपुर डिवीजन के सामने आए वो आपके सामने रखे हैं। और जो इख्तियारात की बात की है, ज़ाहिर है एकदम तो कुछ भी नहीं होने वाला। आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, लेकिन वहाँ पे जो है मसाइल बेताशा है। फंड का अभी तकसीम किस तरीके से होगी, जो नुमाइंदगान मुंतखब होके आए हैं वो चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हों या यूनियन काउंसिल के, उनके इख्तियारात क्या होंगे, उनको बैठने की जगह क्या होगी, वो उनकी असेस कैसे होगी गवर्नमेंट तक, और जहाँ वो लोकल MLA हैं या मिनिस्टर साहिबान हैं उन तक उनके इख्तियारात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अभी डिसाइड होने बाकी है। एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाहिर है इससे पहले काम कर रहे थे टाउन के अंदर या जिला एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब उनके इख्तियारात ज़ाहिर है वो तो ख़त्म हो गए हैं। अब जो मुंतखब लोग आए वो किस तरीके से इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे, फंड की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फंड कैसे इन तक पहुंचेगी, इनके आगे इख्तियारात, वो सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के हिसाब से चीज़ें डिसाइड होनी है। और ये पहला मरहला था इलेक्शन का कि 32 साल बाद इलेक्शन हुए, और इसके बाद जो अगला इलेक्शन होगा 4 साल बाद, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो आज के जो बुनियादी सवालात हैं ये उस वक्त नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोसेस को मजीद अगर ये चला, अगला इलेक्शन हुए 4 साल बाद और उसके बाद जो इलेक्शन होंगे
तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हर बंदा उस वक्त इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे इख्तियारात क्या हैं और मैंने अपने इलाके के लिए या अपने टाउन के लिए या अपने उस जिला के लिए या यूनियन काउंसिल के लिए मैंने क्या जो है वो काम कर सकता हूँ। शहजाद साहब, मेरा आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, नाज़रीन बड़े दिलचस्प सवाल मैं कर रहा हूँ शहजाद साहब से। अच्छा, इन बल्दियाती इंतखाबात में हमने बड़े बुर्ज भी उलटते हुए भी देखे और कुछ जगहों पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो हमें अपना अपना पोलिंग स्टेशन और अपना अपना जो हल्का है वो भी आती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे फैसल मुमताज राठौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अपना ज़ाहिर है वो आ गए दोनों यूनियन काउंसिल आ गए। आज़ाद कश्मीर के बाद जो ऐसे जगह है या उनका असला है, जिस तरह आज बुडियाल में कत्ल हुआ है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन वाले दिन नहीं होना चाहिए था। तो अल्लाह पाक उस नौजवान की मग़फ़िरत करे। किसी दूसरे दिन होता तो शायद उसको इलेक्शन का रंग ना दिया जाता। जो ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें सामने आई हैं, हमने इलेक्शन कमीशन या वहाँ की जो इंतजामिया उनसे भी पूछ के चीज़ें क्लियर कर ली, लेकिन जो उनकी लवाकिन है या जो सियासी पार्टियां उसको कोई और रंग दे रही हैं, वो आपने सोशल मीडिया में भी देखा सारा कुछ। इसी तरीके से जो कोटा हवेली कोटा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बरादरीज़म का एक बड़ा फैक्टर मौजूद है और हमेशा से ये कोई आम इंतखाबात में भी देखा होगा आपने कि वहाँ पे बड़ा कशीदगी का एक माहौल था और उसमें फैसल मुमताज राठौर साहब जीत के आए और चौधरी जो चौधरी अजीज साहब वहाँ से हारे थे। लेकिन चौधरी अजीज साहब भी अपनी वार्ड हार गए। अभी अपनी वार्ड जरूर हारे, लेकिन एक लिहाज उनकी ये कामयाबी है कि वो फैसल मुमताज राठौर जो अभी असेंबली के अंदर मौजूद हैं और उनको उन्होंने आम इलेक्शन जीते थे, उनको उन्होंने और भी अपने जो जिक्र नहीं करूंगा हारे हैं। अच्छा, वो उस पे भी आते हैं जिधर आप जिक्र करना चाह रहे हैं, वहां पे भी आते हैं। अच्छा, जो कि लोगों की बड़ी नजर रहती है कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जीता है। सरदार याकूब साहब अपने पोलिंग स्टेशन जीत गए हैं, वार्ड जीत गए हैं। सरदार हसन इब्राहिम जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो के उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा, लेकिन वो अपनी जो आबाई जो वार्ड है वो हार गए। अच्छा, इसी तरह से जो मुबशर इजाज हैं हमारे और आपके अच्छे बड़े दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के और साबिक मशीर हुकूमत रहे, तो वो भी इंतखाब आ रहे हैं और वहां से मामले खुसूसी हमरा वज़ीर आज़म राजा शुजात भी इलेक्शन आ रहे हैं। ये तो आपके करीबी लोग थे, ये कैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं? देखिए, राजा शुजात साहब और राजा मुबशर इजाज साहब एक ही फैमिली का ताल्लुक है और मैं ये समझता हूँ कि राजा शुजात साहब ने अपना इलेक्शन तो हारा ही है, उनने साथ मुबशर इजाज साहब को और राजा खुर्शीद साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे उनको भी हराया है। राजा मुबशर इजाज साहब बड़े थोड़े मार्जिन से जो लाला महमूद वहाँ पे एक फेमस पर्सनालिटी कह लें, वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका मेरा नहीं है सियासत से बहुत लंबा चौड़ा उनका वो है, लेकिन अपने गाँव के अंदर रहते हैं, अपने यूनियन काउंसिल को बड़ा मजबूत किया, लोगों ने उनको बड़ी सपोर्ट की और फिर वहाँ पे जो एक और जो शख्सियत है, बड़ी कदावर शख्सियत है, सरदार अतीक खान साहब, जो उनके कैंडिडेट थे मेजर नसरुल्लाह साहब, वो हारे हैं मेजर लतीफ साहब से। अच्छा, ये मेजर लतीफ खलीक साहब सारी जिंदगी इलेक्शन में पड़े रहे हैं हल्के का, मैं समझ गया। अभी ये चले आ यूनियन काउंसिल में, ये क्या वजह हुई? देखें मेजर साहब को जीत मुबारक हो और बड़ी जिंदगी का मेरे ख्याल से पहला इलेक्शन, मेरे ख्याल से नहीं यकीनन पहला इलेक्शन जीते हैं और अल्लाह करे आगे भी इलेक्शन जीते, लेकिन उम्र के हिस्से में जिंदगी में कोई पता नहीं है और अगले इलेक्शन तक जिंदा रहते हैं, कौन जिंदा रहता है ये तो नहीं। शहजाद साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनके बारे में कुछ मीडिया ग्रुप्स के अंदर खबर आई, जियो ने भी खबर चलाई कि वो अपनी वार्ड आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी वार्ड तो जीत गए। 3 पोलिंग स्टेशन से 3 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से एक में कोई और जीता तो 2 पे वो बासनी जीत गए, तो उनका जो उम्मीदवार था तो वो जीत गया। ये भी हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो गंगोई में जो अपनी जो आबाई जो यूनियन काउंसिल थी, वो उस वार्ड के जो इलेक्शन है उनका जो उम्मीदवार था वो जीत गया। जंडाला में भी वो जीत गए। तो मजमूई तौर पे वो अपना जो हल्का है उनका जो आबाई हल्का, जहाँ से मेंबर असेंबली सरदार सगीर चुगताई साहब की जो एहलिया है मोहतरमा शाहिदा सगीर, वहाँ से वो मुंतखब हैं और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत नशिस्तें हासिल हुई हैं। जो वज़ीर आज़म जो अपना जो उनका बस्ती बाग का हल्का है वो बासानी जीत गए। मुस्लिम लीग नवाज का उन्होंने तकरीबन सफाया ही कर दिया है वहाँ से। मुश्ताक मिनास वहाँ से थे मुस्लिम लीग नवाज के और सरदार ज़िया कमर भी थे, लेकिन उनकी भी पीपल्स पार्टी की भी कोई नशिस्तें वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से अगर हम जफराबाद शहर को देखें तो वहाँ से ख्वाजा फारूक साहब मेंबर असेंबली थे। ख्वाजा फारूक साहब को आप ज्यादा करीब हैं और
आप बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए उनके बारे में आप अगर राय दें तो ज्यादा मुनासिब है। वो भी हार गए, बिल्कुल हार गए वो, लेकिन वो आ रहे उस तरह से नहीं, इसलिए कि उन्होंने आजाद उम्मीदवार अपना जो उनका पोलिंग स्टेशन था अपाई जो वार्ड थी, तो वहां से उन्होंने आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया हुआ था। सुभान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आपके नाज़रीन में से व्यूअर का सवाल है, नाम क्या है कि सरदार इब्रार सगीर हैं, ये पूछ रहे हैं कि जाहिर है कि सियासतदान करप्शन का हिस्सा होते हैं, पहले ही उन्होंने ये चीज हतमी कर दी कि सियासतदान करप्शन का हिस्सा होते ही हैं। सो पहले चंद अहम शख्सियात इसका हिस्सा थी, अब लगता है कि करप्शन के चांस भी मजीद ज्यादा हो सकते हैं। हुकूमत फंड्स की सही इस्तेमाल में क्या प्लान कर रही है, और आया फंड्स हर मुंतखब काउंसलर को मिलेंगे भी, या बस आए बाएं शाएं बातें ही हैं? देखिए, उन्होंने तो चले खैर करप्ट करार दिया। वो आसमा जहांगीर थी तो वो कहा करती थी कि जब सियासतदानों के अलावा किसी और की करप्शन नजर आए तो लोग कानून को हाथ लगाएंगे। तो मुल्क के अंदर तो हम वो देख रहे हैं, एजीके के अंदर ये जो छोटी स्कीम है इनके अंदर करप्शन का लेवल कम रहता है, होती है, रोक तो नहीं सकते सिस्टम ऐसा है। लेकिन जब उन शख्सियत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे आपका जवाब दे दो तो पीछे आपने भी खाए होंगे पापा जॉन्स के, वो सारा कुछ है, चले आप अपनी बात करें। तो वो करप्शन जब इतना मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, चेक्स बहुत से होते हैं जगह जगह के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि करप्शन में भी कमी आती है। और दूसरा जो क्वालिटी वर्क है वो सामने आता है। अगर हम देखें पिछले 10-12 साल को, अगर हम देखें, ये जो लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीमें जाती हैं ये बेसिकली सियासी रिश्वत के तौर के ऊपर ही होती हैं। इनमें से आधी लगती हैं, आधी नहीं लगती, जो लग भी जाए वो भी इतनी क्वालिटी की नहीं होती। हमने देखा है कि बहुत कम जगहों के ऊपर क्वालिटी वर्क होता है या कागजों के अंदर स्कीमें बन जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि एक मेंबर असेंबली होता था और ऊपर लोकल गवर्नमेंट का महकमा होता था, उनके दरमियान डील चलती थी। तो वो मेरा ख्याल है कि मुंतखब लोग आ जाएंगे तो इब्रार साहब ये जो करप्शन है इसकी रेशियो कम हो जाएगी, और मेरा ख्याल है जो क्वालिटी है जो वर्क की तो वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो अभी शहजाद साहब हम कुछ लोग आ रहे हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन में, और जी हम उनकी तरफ भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के जो सदर है शाह गुलाम कादर जी, वो अपना हल्का पीटीआई से हार गए हैं। अक्सरियती वहां पे नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी हैं। जो मियां वहीद हैं नीलम के दूसरे हल्के से, वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तें ज्यादा ली हैं। उस हल्के में मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक सीट भी नहीं थी, लेकिन वहां पे हमने देखा है कि अक्सरियत लोकल ये जो काउंसलर हैं इनकी सीटें भी, और बाकी भी जो कमेटियां थी म्यूनसिपल कमेटियां, वो भी पीटीआई ने जीत ली हैं। बिल्कुल। राजा फारूक हैदर खान साहब अपना पोलिंग स्टेशन भी जीत गए और वार्ड भी जीत गए। उन्होंने वर्क किया होगा तभी जीते, लेकिन या उनकी फैन फॉलोइंग लेकिन इतनी कद्दावर शख्सियत है, लेकिन हड्डियां वाला पीटीआई ने व्हाइट वॉश कर दिया। अटे वाला जो जिला उसको जेलम अटे वाला ही है, वहाँ पे 10 स्टूडेंट काउंसिल से मेरे ख्याल से 10 से 12 7 पीटीआई की थी। बड़ी वादा अक्सरियत है वहाँ, उनको किसी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपनी जो आने वाले दिनों में अपनी चीजें। अच्छा, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी जी, नहीं उनको जिक्र नहीं करना है कि सुभान साहब भी नाराज हो जाएंगे। और अभी आपने लिखा होगा जो कमेटियां बनाई गई हैं तो उसमें साकी मौजूद साहब, अच्छा उन्हें जो शिकस्त हुई है वहां पे खावड़ा के हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर, बड़ा आउट क्लास रिजल्ट दिया चौधरी लतीफ अकबर साहब ने, कि वहां पे वो 6 यूनियन काउंसिल जीत गए एकतरफा तौर पे। और वहां पे जो जीते हैं मुस्लिम लीग नून के यूनियन काउंसिल खावड़ा से, एक नौजवान वकील है और आम घराने से उसका ताल्लुक है कोई, और उसने अपने सोशल मीडिया और इन सब वाले से चीजें की। इसमें देखें उछल कूद नहीं की, उछल कूद भी नहीं की, और हुकूमती एक बंदे को हराना और उसके साथ उनकी सियासत खत्म करके। अब देखा है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक जो ये जो स्पेशल सीट्स के लिए कमेटी बनाई है जी, उसकी भी बात हुकूमती कमेटी, तो उसमें उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल को उसको निकाल दिया मुजफ्फराबाद डिवीजन से। खावड़ा से उन्होंने नुमाइंदगी दी है राजा साकिर मजीद को, उनका वहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बड़ी नाराजगी का भी इजहार किया है, वो उनके हल्के जो उनका हल्का है वहां पे विजिट भी किया है। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात बड़े दिलचस्प रहे, इन्होंने बहुत सी लोगों की सियासत खत्म कर दी है। जो उछल कूद होती थी ना, देखिए ये बिल्कुल, अगर इलेक्शन
होते रहते हैं, तो आज तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर होती है ना। तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो इलेक्शन है 32 साल बाद हुआ है, लोगों को इसमें भी देखें दिलचस्पी कितनी बड़ी है। जो आम इंतखाबात थे उसमें टर्न आउट, इसके जो ये जो इंतखाबात है बल्दियाती, इनके टर्न आउट में बहुत बड़ा फर्क है। तो आने वाला जो वक्त होगा, जो 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, उसमें लोगों का और जोश खरोश होगा, और आम बंदा जो इलेक्शन जाहिर है उसमें लड़ने होंगे और वो जीत के सामने आएगा। बिल्कुल शुक्रिया शहजाद साहब। नाज़रीन को बहुत से नए लोग जो जुड़े हैं हमारे साथ देखने वाले, तो हम उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताते चलें कि आज मीरपुर डिवीजन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला था। ये जो इंतखाबात हुए ये पुरअमन इंतखाबात हुए, और इससे पहले भी जो इंतखाबात हुए वहाँ पे भी ऐसा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज भी एक जानी नुकसान हुआ डडियाल में, लेकिन वो एक ख़ानदानी तसादम था। जो आपसी जो ख़ानदान के जो लोग थे, कातिल और मकतूल एक दूसरे के साला बहनोई भी थे। लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो पुरअमन इंतखाबात रहे। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म ने सिद्धार्थ तनवीर इलियास, उन्होंने अपोजिशन की बड़ी भरपूर मुखालफत के बावजूद इन इंतखाबात को यकीनी बनाया, तमाम फंड्स दिए, इलेक्शन कमीशन को भरपूर मामलत थी, और अब इंतखाबात यकीनी बनाए जा रहे हैं, यकीनी हो चुके हैं। तो मुख्तसरन आपको मैं नताइज बताता चलूँ कि मीरपुर डिवीजन के जो नताइज आए, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मीरपुर, भिम्बर और कोटली। तो मीरपुर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 46 में से 23 जो वार्ड है वो जीती हैं, नून लीग ने 13 जीती हैं, 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, 1 पीपल्स पार्टी और 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो जो मेयर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर है, तो अक्सरियती जो नशिस्तें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो हुक्मरान जमात है उसके लोगों ने जीती हैं। जबकि जो चक्सवारी है, चक्सवारी में पाकिस्तान पे पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जहाँ से चौधरी मुजीद और उनके जो बेटे हैं चौधरी कासिम मुजीद हैं वो कामयाब हुए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें भिम्बर को, तो भिम्बर में जो म्यूनसिपल कमेटी थी उसकी 8 में से 4 पीपल्स पार्टी ने, 4 जो नशिस्तें हैं वो PTI ने जीती हैं, 4 मुस्लिम लीग नवाज ने जीती हैं, और जबकि जो 11 जो यूनियन काउंसिल हैं उनमें से 6 PTI ने, 4 नून लीग ने और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। और जो कोटली के जो नताइज हमारे सामने आए, और जो हमें बाशुक्रिया शहजाद राठौर साहब कि इसमें से 58 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनमें से 23 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, 15 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 15 नून लीग ने और 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तो शहजाद साहब, कल ये जो गुज़िश्ता दिनों एक रिसेंटली एक मसला भी हुआ मीरपुर के अंदर, मंगला के अंदर, जहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक तकरीब में गए, जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर मुस्लिम लीग नवाज जो शहबाज शरीफ हैं वो गए थे मंगला के अंदर एक तकरीब में। अपग्रेड किया गया मंगला में जो पावर सिस्टम है उसको कि 80 मेगावाट बिजली ज्यादा पैदा होगी। उस तकरीब में आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, इंतजामिया को मद्दू नहीं किया गया, ना इन्फॉर्म किया गया। और जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर गए वहाँ पे, तो उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने ठीक तरह से इस्लाम भी नहीं किया। उनके स्टाफ ने जब वो रिसीव करने के लिए गए थे तो उनको वहाँ पे रिसीव भी नहीं करने दिया गया। जब तकरीब में गए तो उन्हें वहाँ पे स्पीच का मौका नहीं दिया गया। जब उन्होंने बात करनी चाहिए तो शहबाज शरीफ साहब ने गुस्से का इजहार किया, और जब तकरीब खत्म हुई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो स्टाफ था, जो साथ सिक्योरिटी स्टाफ था, तो उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को धक्के भी दिए। और फिर उसके ऊपर जो उनके मशीर हैं अता तारड़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बारे में कहा कि हमें इस्लामाबाद भी दाखिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी बड़ा इसके ऊपर रिएक्शन दिया, एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरा ख्याल है कि उसमें से कुछ तो वो जज्बात में आ गए, कुछ ज़्यादा चीज़ें कह गई, लेकिन ओवरऑल जो उनके साथ बीती थी कि वो जहाँ के वज़ीर आज़म है उनसे पूछा नहीं जा रहा, उन्हें वैल्यू नहीं दी जा रही, तो जो उन्हें टक्कर लगाई उसको कैसे देखते हैं। और फिर जो सेंटोरस मॉल वाला जो वाक़ा हुआ कि उसको रिएक्शन में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने उसको बंद करा दिया, अवामी एहतजाज पे वो खुला। नाज़रीन को थोड़ी सी सूरत से आगाह करें कि उस सूरत पे बात करने से पहले जो एक और जमात है, जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई है कि
कुल 2623 जो नशिस्तें थी, सीट्स थी पूरे इस अजला की 10 अजला की, उसमें जमात इस्लामी तराजू के निशान पे सिर्फ 8 सीटें जीत सकी है। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार थे किसी दूसरा इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़े होंगे वो जीते हैं। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जमात इस्लामी की पॉलिसी 2623 2623 देखिए इस दफा जमात इस्लामी की पॉलिसी थी, चूंकि उन्हें हल्कों के अंदर अपनी अपनी जगहों के ऊपर की तनकीद का सामना होता था कि आप जमात छोड़ के आए तो हम आपको वोट देंगे, लेकिन लोग तो जीते हैं इनके। लेकिन 8 है ना, कोई इतना कोई बहुत बड़ा नहीं, जो आजाद उम्मीदवार बहुत आजाद उम्मीदवार बाकी जीते हैं और इसमें जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से वो बहुत से लोग जीते भी हैं। देखिए वो ताल्लुक जो था वो वही है, बात है कि जो आजाद कैंडिडेट की तरफ गया ना, कि मैं अपने हल्के की बात करूं तो वहाँ पे जावेद आरिफ साहब जो आजाद कैंडिडेट के तौर पे सामने आए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर बने हैं, और साथ थे उनकी दूसरी जो जूनियर काउंसिल है वो नासिर अब्बासी साहब, किसी दौर में जर्नलिस्ट थे, उन्होंने फिर हमारा पेशा छोड़ के तो अच्छा बहुत से जर्नलिस्ट ने भी इलेक्शन लड़ा, उन पे भी बात करते हैं, उसमें बाद में बात करते हैं। और ये आप देख लें कि सिर्फ 8 डिशेज थे। अब मंगला के हवाले से बात करके हम थोड़ा सा इसको मुख्तसर भी करेंगे। मंगला के हवाले से जो आपने बात की है वो डेफिनेटली एक बड़ी मैं 2 मिनट की आपसे रुखसत दूंगा शहजाद साहब। आप तब तक नाज़रीन को ये बताएं कि जो नताइज आप बता रहे हैं वो कुछ सवाल भी आए हुए हैं वो भी लें। अच्छा, उसमें जो मंगला की जो सूरत थी वो डेफिनेटली जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर आज़ाद कश्मीर का दौरा करते हैं तो मेरा जो अपना नुक्ता नजर है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ एजे की है उसको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। और एक जो हाइड्रो का जो प्रोजेक्ट लगने जा रहा है वो भी ज़रा मंगला के अंदर, मंगला आज़ाद कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ पे 80-85 मेगावाट की जो बिजली का जो प्रोजेक्ट था उसमें अगर इन्फॉर्म कर देते तो ये कोई गैर इखलाकी बात या गैर सियासी बात नहीं थी। अब वापटा जो है उसका बड़ा अहम रोल है, और आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर जो वापटा जो बिजली की तरसील का एक महकमा है उसको इस सारे सिलसिले में एक रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन वो उसने नहीं किया। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पता चला वो वहाँ पे गए, उनको डेफिनेटली जाना चाहिए था। और जब उन्होंने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे के ने कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने उठ के बात करने की कोशिश की, और जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको रोका। और उसके बाद का जो रिएक्शन सामने आया वो भी सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला फारूक हैदर साहब की वापटा की जो कास्तानी थी उसके ऊपर उनका रोना धोना भी देखा, उनका स्ट्रांग मौकफ भी देखा। वो खुद मुजफ्फराबाद की किसी तकरीब में हमने रोते हुए भी उनको देखा, और वापटा ने आज तक फिर अपनी जो वो रवश है वो बदली नहीं है। अब उसके बाद जो फारूक हैदर साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे इमरान खान साहब, उनको बड़े आड़े हाथों लिया और उसमें कहा था कि मैं नया पाकिस्तान को नहीं मानता था। फिर फैजुल हसन चौहान में एक जो चीजें सामने आई थी जो उन्होंने बात की थी वो भी उस वक्त जो है लोगों का रिएक्शन बड़ा खतरनाक था। और उसी सिलसिले में जब ये जो तकरीब हुई है इसमें अताताड़ की जो चीजें सामने आई हैं, और मुझे उस वक्त बड़ी हैरत भी हुई कि शाह गुलाम कादर साहब उनके साथ बैठे हुए हैं और अहमद रजा कादरी साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बाद में भी नहीं कुछ कहा और उस वक्त भी नहीं रोक सके। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी होती, लेकिन एक बंदा अगर इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे को वो पुकार के कह रहा है कि हम आपको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करूंगा कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बातें बड़ी अजीब सी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर का जो खिता है उसका स्टेटस क्या है, उसके इख्तियारात क्या है, पाकिस्तान के इख्तियारात क्या है। जो एक मेरे जानने वाले बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, उनने भी अपनी ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे लिखा कि हम आज़ाद कश्मीर में 2 मरले की जगह नहीं खरीद सकते, और तंजीमी लिहाज और बाकी जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के अंदर आके अरबों खरबों की जायदाद भी बना रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर कोई आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा पाकिस्तान के अंदर या जो गिलगित बल्तिस्तान से आके यहाँ पे कोई अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे अगर कोई कब्जा कर रहा है, वो बल्कि कानूनी चीज की इजाजत दे रहा होता है तब आके यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है। आज़ाद कश्मीर एक आज़ाद खिता उसको कह सकते हैं, वो कोई मुल्क नहीं है, वो अभी उसका फैसला होना भी बाकी है। वो यूएनओ की जो अक़वाम मुत्तहिदा जो करारदाद है उसके मुताबिक उसका जब फैसला होगा, जब वो टोटली मर्ज अगर हो जाता है, जो वहाँ के लोग हैं जो फैसला करते हैं कि हमने पाकिस्तान की तरफ जाना है
या इंडिपेंडेंट रहना है या इंडिया की तरफ जाना है। अब इंडिया की तरफ जाने वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इंसानी हुकूक की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे जो लोग हैं या जो जो हमारा मकबूजा कश्मीर का खिता है, वहाँ पे लोगों की जो राय तो सामने आ रही होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की राय सामने नहीं आ रही होती। तो इसलिए जो उनको हक दिया जाए वो अपने वोट के जरिए अपने मुस्तकिल का फैसला करें, और उसके बाद जब फैसला हो जाए तो डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जो दूसरे मुल्क के लोग आके प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो आज़ाद कश्मीर भी सबके लिए ओपन होगा। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर की जो करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ कोई भी जाके अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं खरीद सकता। कारोबार अगर करना चाहे तो वो उसके तरीकेकार मौजूद है, वो लॉज मौजूद है, उन लॉज को फॉलो करे और उसके बाद वहाँ पे अपना बिजनेस जो है वहाँ पे शुरू कर सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी अभी इस चीज़ का जो हमारा आज़ाद कश्मीर का लॉ है, जो जून ने अक़वाम मुत्तहिदा जो करारदादें हैं, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि कोई भी गैर रियासती बाशिंदा वहाँ जाके आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी के अंदर कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदे। तो बहरहाल जो मंगला का जो सीन हुआ उसके बाद अताकारी की जो गुफ्तगू सामने आई, ये बिल्कुल बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए थी। और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात अगर सुन लेते तो उसमें कोई वो मजाके वाली बात नहीं थी। वहाँ पे आप गए, मुतासरीन ने मंगला की अगर आपने दादरसी ही करनी थी, वहाँ पे जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनके आबा अजदाद की, जो आज जो लोग जिंदा है वहाँ पे, उनके आबा अजदाद की जो है कब्रें आज वहाँ पे मौजूद हैं। जब मंगला का जब पानी उसकी सतह जो नीचे आती है तो वहाँ पे कब्रें आज भी नजर आ रही होती है। तो जो अपने प्यारों की कब्रें वहाँ आज देखते होंगे, या जिन लोगों ने कुर्बानियां दी होंगी, और आज़ाद जो मंगला के अंदर जो बिजली पैदा होगी उसकी तो टोटल जो आज़ाद कश्मीर की खपत है वो भी नहीं मतलब उसको वो हो सकती। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, और इस लिए ज़ियादा पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि अगर आप जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे के सिद्धार्थ तनवीर रियाज साहब, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे को उसको आप अहतमाद में लें, वो आपको इस्तेमाल करते, आपकी शान में उन्होंने इजाफा ही करना था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप उनको इतला न करें और वहां पे चले जाए। अगर वो बिन बुलाए ही चले गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजे, तो अपने गाँव या अपने क्या कहते हैं अपने घर में गए हैं। तो एक बंदा अपने घर में जाता है तो मैं नहीं समझता कि उसको वापडा चूंकि चेयरमैन, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, वापडा ने आजाद कश्मीर के साथ अगर किसी ने नाइंसाफी की है नाज़रीन, तो वो ये वापडा का इदारा है जिसने इब्तिदा से लेके अब तक जो एजीके के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादती की। और जब गुज़िश्ता अरसे में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी और पूरे एजीके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, कुछ के अंदर तहरीकें चल रही थी, तब मैंने पता किया तो वापडा वालों ने बताया कि जी हमने आज़ाद कश्मीर को, पूरे आज़ाद कश्मीर को दही इलाके के तौर के ऊपर रखा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, दही इलाके के तौर के ऊपर रखा है कि वो प्रायोरिटी के ऊपर नहीं है। प्रायोरिटी के ऊपर इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, तो दीगर कुछ शहर है वो रखे हैं, लेकिन एजेके का जो मेन शहर है उनको भी नहीं रखा गया। वो कहते हैं हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोड शेडिंग की, तो वो हम उस बुनियाद के ऊपर करते हैं। जहाँ से अभी चूंकि दूसरा वापडा के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मंगला का जो प्रोजेक्ट लगा जब एजेके के अंदर, तो वो उसकी जो वाटर यूजर चार्जेस थे उनके, वो भी अभी जेरे बहस हैं। कल चौधरी सैयद साहब भी उसके ऊपर बात कर रहे थे कि वो थोड़े से पैसे हमें दे रहे हैं एजेके गवर्नमेंट को। इसी तरह से जो नीलम झेलम जो आइडल पावर प्रोजेक्ट है, तो उसका जो मायदा है वो भी एजेके के साथ नहीं किया गया, जबकि वापडा ने और एक चाइनीज कंपनी है उनके दरमियान हुआ। इसी तरह से जो कोहाला का जो प्रोजेक्ट है और आजाद पतन के जो प्रोजेक्ट हैं जो एजेके के अंदर लग रहे हैं, लैंड वहाँ की, लोग वहाँ के, मसाइल उनके। अगर हम जफराबाद की बात करें तो दरियाए नीलम और दरियाए झेलम जो दोनों हैं वो तबाह हो गए। वहाँ पे जो शहरों का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया, और जो अभी एरियात हैं वो भी मुतासर हैं और इंसान भी मुतासर हो रहे हैं। तो ये तो थी वापडा के ऊपर बात। तो सुभान साहब कोई और सवाल हो? सर, गजाली खान सिकंदर आपको देखने लगता है कोई आपके पुराने दोस्त हैं और आपसे शिकवा कर रहे हैं कि मीर साहब आप बड़े लोग हैं लेकिन कभी कभार कॉल भी अटेंड कर लिया करें। उनका जवाब ये है, अगर वो यकीनन सुन रहे होंगे तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो काशिम मीर साहब की जगह मुझे कॉल कर लें, तो मैं कॉल उनकी बिल्कुल सुन लिया करूँगा। तो काशिम मीर साहब टाइम काफ़ी हो गया, एक और अपॉइंटमेंट भी है, वो उसके बारे में आपको भी नॉलेज है, उनकी भी कॉल आ रही है। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है आज आखिर में नतीजे बता देते हैं, एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। गजाली खान सिकंदर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आप हमेशा बड़ी मोहब्बतों से याद करते हैं, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपको मुबारक हो कि आपके एक कज़न जो है वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीते हैं।
गो के उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उनके दूसरे भाई का ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है, लेकिन वो जीत के आए और जो रावलाकोट में मेयर के जो इलेक्शन होंगे लेकिन उनका भी बड़ा रोल होगा और उनको जिताने में आपका भी रोल होगा। ज़ाली साहब का ताल्लुक चूँकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी बड़ा करीबी है जी बिल्कुल, जैसे हमेशा से ये मबतू का इज़हार उनके साथ भी करते रहे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं जी। आपकी नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। जो आज के जो नताइज है नाज़रीन, एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, और ये शायद हुकूमत के मुतल्लिक़ है, और ये सरदार इब्रार सगीर लिख रहे हैं कि मेरा ये आखिरी सवाल है सर आपसे कि पीएम तनवीर इलियास का एक बेहतरीन इकदाम था बलदियाती इलेक्शन, पूरी कौम सराहती है, लेकिन आखिरी सवाल ये कि टूरिज्म पर कब तक फोकस होगा? पीएम साहब की तरफ से क्या आने वाला सीजन आज़ाद कश्मीर टूरिज्म को अपनी तरफ बुला सकता है कि नहीं? आज़ाद कश्मीर की क्या तैयारी है? देखिए इसमें हुकूमती सवाल आपसे पूछ लिया गया है, आई थिंक आपको एड्रेस करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमती सवाल है, बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब से होना चाहिए। देखिए आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे एक टूरिज्म अथॉरिटी बनाई जा रही थी कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, तो उसकी लोगों ने मुखालफत की और अपोजिशन ने उसे एक मुख्तलिफ रंग देख के तो उस काम को आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि एक टूरिज्म अथॉरिटी अगर बन जाती है तो फिर लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को कि हम आएँ और AJK के अंदर इन्वेस्ट करें। उसकी मैं एक शहजाद साहब एक मिसाल दूँ कि 2017 में एक कंपनी है, ये राजा फारूक हैदर साहब के पास जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा जी हम ये पीर चनासी में उस तरह में हम एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तकरीबन 1.5 बिलियन रुपए का। वो कोई होटल भी बनाना चाह रहे थे, कुछ और स्पॉट्स भी। तो वो 2 साल तक रगड़ा खाते रही वो कंपनी, लेकिन उन्हें NOC नहीं मिला, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल सकी 7-8 डिपार्टमेंट से। तो वो जैसे ही KPK गए वहाँ पे एक टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई थी, तो विद इन 1 वीक उन्हें NOC मिल गया, उन्होंने काम शुरू कर दिया और अब जो उनका जो प्रोजेक्ट था तो वो अब बिल्कुल क्लोजिंग के ऊपर है, वो लोगों के लिए खोल दिया जाएगा जल्दी। इसी के साथ में आपको एक और बात शेयर करूँ कि जब पीपल पार्टी की दौरे हुकूमत था आज़ाद कश्मीर में, तो मीरपुर से जो दोस्त सेटल हैं इंग्लैंड में, तो वो एयरलाइन शुरू करना चाह रहे थे, तो उनको भी NOC उसको प्रोसेस में असर डाल दिया गया कि वो मेरे ख्याल से 1.5-2 माह की वर्किंग के बाद जान छुड़ा के वापस गए। अब कहने का मतलब ये जो हमारे अब तो एक पहली कश्मीर की एयरलाइन को मिल भी गया है, लाइसेंस मिला होगा या उनको NOC मिला होगा, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो ज़ाहिर है 5 साल के लिए आता है और 5 साल बाद उसने वापस घर जाना होता है। अब जो आज़ाद कश्मीर की तारीख देखें तो जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी की, फिर नून लीग की, अब तहरीक इंसाफ की। अब ये जो 3-3.5 साल रहते हैं उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आती है, तो नई जो गवर्नमेंट आती है उसकी कुछ अपनी भी तरजीहात होती हैं, पॉलिसीज बनाती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे होते हैं, जो बैठे होते हैं ब्यूरोक्रेट, तो उनका अपना एक स्टाइल है। तो वो लोगों को जो नए इन्वेस्टर हैं या टूरिज्म के हवाले से बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट के, उसको रिफॉर्म्स लाने के लिए बड़ा एक मुश्किल मरहला से गुजरना बहुत मुश्किल है क्योंकि NOC लेना हो, बंदा पैसे खर्च भी करना चाहे तो उसको नहीं करे। वो इतने महकमे और इतने NOC पड़े हुए हैं कि वो बंदा, एक आम बंदा जा ही नहीं सकता वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का विजन भी है कि वो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, उसके लिए जो सरमायाकार हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर में आना पड़ेगा। ये जो AJK के अपने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉलिसी आएगी और वो उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है टूरिज्म प्रमोट होगी। नताइज जो है नाज़रीन मैं नताइज की तरफ आता हूँ, मीरपुर डिवीजन के नताइज की तरफ जिन लोगों ने हमारे साथ अभी आखिर में जुड़े। मीरपुर डिवीजन के जो इंतखाबात हैं उनमें मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत के साथ सामने आती नजर आ रही है। मैं माज़रत के साथ इंटरप्ट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज़ाद कश्मीर में ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस भी की गई है। आई थिंक इसे एड्रेस करना चाहिए था किसी न किसी को, लेकिन बदकिस्मती से हमारे आज़ाद कश्मीर के रिलेटेड जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो ऐसे मसाइल के अलावा जो है खबरों पे ज्यादातर ध्यान देते हैं और वो भी सियासी खबरों पे। ये एक फॉलोअर है फहद खान, ये लिख रहे हैं कि अफसोस का इजहार कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि तकरीब के दरमियान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टोकना इंतहाई गैर मुनासिब था और जाहिर है प्राइम मिनिस्टरशिप के कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए और बिन बुलाए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वहाँ मीरपुर में जो कि उनकी अपनी टेरिटरी है वहां पर गए क्यों? लोगों का ये सवाल है, बिल्कुल आखिर में इसको लेते हैं। जो मीरपुर के जो हम नताइज बता रहे थे मीरपुर डिवीजन के, तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 अजला में वाज़ेह अक्सरियत के साथ, एक भिम्बर में और दूसरा मीरपुर में, म्यूनसिपल जो कारपोरेशन है मीरपुर वहाँ पे भी बासानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर बना लेगी। इसी तरह से जो कोटली में जो दूसरी जो म्यूनसिपल कारपोरेशन है
वहाँ पे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर बना लेंगी। जो कोटली डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी ओवरऑल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें ज़्यादा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से, लेकिन जब वो दोनों मिल जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ से सीटें जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी तरह से भिंबर में भी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वो बासानी वहाँ से भी कामयाब हो जाएगी। और ये लग रहा है शहजाद साहब के जो मीरपुर डिवीजन है वो भी हुक्मरान पार्टी ने जीत लिया है, और जो आज़ाद उम्मीदवार है वो बहुत ज़्यादा तादाद में कामयाब होते हमें नजर आ रहे हैं मीरपुर डिवीजन के अंदर भी। इसी तरह से मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी अगर सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें ली थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली थी, वो जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें थी मजमूई तादाद के लिहाज से तो वो आज़ाद उम्मीदवारों की थी। वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा तादाद में जीते थे। लेकिन शहजाद साहब अभी तक मीरपुर के जो नतायज आ रहे हैं हमने कोई भी कोई खवातीन में से कोई कामयाब होती नजर नहीं आ रही। जबकि हमने देखा कि पूंछ के नतायज जब हम आए तो 2 खवातीन भी वहाँ से कामयाब होती है। पूरे आज़ाद कश्मीर में 2 ही खवातीन हैं जो अभी ये हतमी जब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट कंपाइल करके देगा तो तब ये पता चलेगा। तो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इनके मुताबिक कुछ जगहों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ हल्कों के अंदर बहुत वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुई, जिस तरह से चक्सवारी का हल्का था, कोटली सिटी में भी उन्होंने खासी अक्सरियत ली है, चुरई में भी खासी ली है। मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई है नकियाल के अंदर, इवन के आई थिंक डडियाल के अंदर भी, और मुख्तलिफ जगहों पे मुस्लिम लीग नवाज भी कामयाब हुई है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नताइज को अभी तक तस्लीम किया है, और कोई भी जो इलेक्शन कमीशन के जो इंतजाम थे वो बड़े बेहतरीन थे। हुकूमत ने भी जो बड़ी भरपूर मामनत फराम की है, और पहले फेज के बाद जब दूसरा फेज शुरू हुआ पूंछ का तो उसके अंदर पंजाब और KPK से फोर्सेज आई, अभी मरकज से भी फोर्स आई है और AJK की अपनी फोर्स भी है। तो पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर का अगर शुक्रिया उन्होंने वाज़ेह डायरेक्शन दी कि आप इससे इलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमतों को पहले भी अदलिया की तरफ से डायरेक्शन आती रही हैं, लेकिन हुकूमतें टाल मटोल देती थी। तो जो बिल्कुल ये नताइज थे नाज़रीन, और अब आखिर में सुभान साहब ने एक सवाल किया है फाद खान साहब की तरफ से, तो देखिए बिल्कुल प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इवेंट हो, सदर पाकिस्तान का हो, किसी वज़ीर आला पंजाब का हो, किसी भी सूबे के वज़ीर आला का हो या गवर्नर का हो, प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल से पहले भी एक सियासी ज़रूरत भी होती है, एक इलाकाई भी। तो AJK ना सूबा है ना इंतजामी उस तरह का यूनिट है, ये एक सेपरेट यूनिट है, एक मुतनाज़ा इलाका है। यहाँ पे एक अलग से पूरी हुकूमत कायम है, एक इंडिपेंडेंट सेटअप मौजूद है, वो कि उसकी निगरानी UN रेजोल्यूशंस के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस थी उसके तहत उसकी निगरानी करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत पाकिस्तान का काम भी है, उसके माली उमूर को भी देखना। ये इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए, जो लोगों को समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। वज़ीर आज़म कोई भी हो, वो सदात तनवीर इलियास हो, राजा फारूक हैदर हो, चौधरी मुजीद साहब हो, या कोई और भी हो, तो जो एक ये चूंकि जो आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है, ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये उसकी नुमाइंदगी करता है, जो भारत के ज़ेरे कब्जा है, जो गिलगित बल्तिस्तान है, जो लद्दाख है, ये उस सब खित्ते की नुमाइंदगी करता है। इसलिए यहाँ का जो वज़ीर आज़म होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी कदर कीमत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ से आए और AJK के वज़ीर आज़म को नज़रअंदाज करें। पहली बात तो ये है कि उन्हें उस तकरीर में जो AJK के अंदर हो रही है वो बेशक मंगला से मुतल्लिका हो रही है, लेकिन मंगला कहाँ पे आता है? AJK के अंदर आता है। उस मंगला के लिए कुर्बानियाँ किसने दी हैं? अपने घर बार, अपनी कब्रें, अपना सारा कुछ कुर्बान किसने किया है? वो भी AJK के लोगों ने किया है। तो यकीनन उन्होंने अपनी 22-23 मिनट की तकरीर में, जहाँ पे उन्होंने अमेरिकन सफीर की बड़ी तारीफ़ें की, वहाँ पे उन्होंने इंजीनियर्स की बड़ी तारीफ़ें की, मुख्तलिफ मुल्कों की डोनर्स की तारीफ़ें की। मेरा ख्याल है कि उन्हें AJK के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाना चाहिए था, और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं मुतासिरीन मंगला के, तो उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि वो जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं करते लोग, वो गवर्नमेंट ऑफ AJK के साथ करते हैं। कोई भी वज़ीर आज़म बैठा हो तो वो मीरपुर के अंदर आप जाएं, डडियाल में जाएं, भिंबर में जाएं, तो ये जो डैम के मुतासरीन जो हैं इनके मसाइल को एड्रेस करना AJK गवर्नमेंट को होता है। लेकिन असल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चूँकि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, तो
उनका आता है और बहुत से जो फंड्स है अरबों रुपए के वो रोक रखे हैं वापडा ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सी स्कीमें वो रोक रखी हैं, इसलिए लोगों का भी गुस्सा है। और जब आज़ाद कश्मीर का कोई भी नुमाइंदा हो, कोई भी वजीर आजम या वजीर हो, उसे सबसे पहले लोगों को देखना है, लोगों की राय को देखना है, उनके एहतजाज को देखना है, उनको एड्रेस करना है। मेरा ख्याल है कि इसलिए वो अगर वजीर आजम चले गए थे और तकरीब में चले गए थे, 3 मिनट मांग रहे थे, तो 3 मिनट देने में क्या मसला था? अगर मसला नहीं था तो उन्हें दे देते, तो वो नॉर्मल बातचीत कर लेते, तो फिर शिकवा होता, तो फिर बात भी होती। तो अगर उन्हें नहीं दिया गया, उनके साथ मिस भी है पहले किया गया, तो मेरा ख्याल है कि वहां पे रिएक्शन बनता है। लेकिन जिस हद तक का रिएक्शन हुआ उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हर एक का अपना राइट है कि वो इख्तलाफ करे या इतफाक करे। लेकिन उसके बाद जो अमल तारण का जो बशीर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जो उनका सामने आया, जो मुस्लिम लीग नून के जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादर, वो साथ बैठा के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की बेइज्जती करा रहे हैं, उसका रास्ता रोकने की बात करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी ज्यादती की है। और इसी तरह से जो रिएक्शन के तौर के ऊपर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कारोबारी मरकज सेंटोरस को जिस तरह से सील किया गया, मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जो रिएक्शन आया तो वो आना भी जरूरी था। और इस तरह से आप नहीं कर सकते इंतकाम का निशाना, ये आपका सूबा नहीं है। और सूबा हो भी तो आप लोगों की जाती प्रॉपर्टी के साथ इस तरह से नहीं कर सकते, उनके बिजनेस को डैमेज नहीं कर सकते। ये अलग सवाल है कि जी सीडीए लॉज क्या है। तो ये हमें भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस अगर कोई करता है तो डिपार्टमेंट्स की तरफ से नोटिस जाना ही मामूल की कार्रवाई होती है। कुछ चीजें ऊपर नीचे जरूर होती हैं, लेकिन एक सेटअप जो गुज़िश्ता 10-12 साल से चल रहा है और उसमें कोई मसला ऐसा पेश नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई लीगल कुछ चीजें हैं तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन आप इंतकामी कार्रवाई के तौर के ऊपर अगर शहबाज शरीफ जो ममलिकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो वो अगर इतनी छोटी ज़हनियत के साथ वो इस लोगों के कारोबार बंद कराना शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये उनकी ज़हनियत भी इसी तरह की है जिस तरह से वो भी इंतकाम लेते हैं। तो इस तरह से ये गैर मुनासिब है। इसको न सिर्फ कश्मीरियों ने माइंड किया, बल्कि जितने भी समझ बूझ वाले लोग थे उन्होंने इस बात को माइंड किया। तो शहजाद साहब, फिर हम लोगों से, नाजरीन से हम लेते हैं इजाज़त बिल्कुल अगली नशिस्त तक के लिए। नाजरीन, मुझे और शहजाद साहब को जो हमारे मावन हैं राजा सुबान इफ्तार, उनके साथ हमारी इस टीम को इजाज़त दीजिएगा अगली नशिस्त तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।